न्यू मॉड्यूल इज इलेक्ट्रो का मॉड्यूल नंबर 23। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन चार्ज्ड मेटल बॉडी। ऑन चार्ज्ड मेटल बॉडी, एक मेटल बॉडी है या एक कंडक्टिंग बॉडी है, वो कंप्लीटली चार्ज्ड है, तो उसके ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक प्रेशर का कंसेप्ट क्या है, भाई ऐसे कैसे लग रहा है। तो हमने एक ये कंडक्टिंग बॉडी ली, ठीक है सर, कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के। जहाँ पे रेडियस कम है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी सर, ज़्यादा होगी, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी सर, कम होगी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है सर, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है सर, जीरो। फिर हम क्या करते हैं कि एक सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे इस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे हमने एक सेक्शन लिए, सेक्शन ए बी। यू कैन सी दिस सेक्शन ए बी। यहाँ पे अपन एक पॉइंट एम लेते हैं और जस्ट बिलो इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी एक पॉइंट एन ले लिया अपन ने, ठीक है। अब एक कैंची ली और इसको ए बी को हमने काट दिया। ये एम और एन तो हवा में है, ये पॉइंट तो यही रहेंगे, है ना, लेकिन इस सेक्शन ए बी को हमने काट दिया। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, है ना। एग्जैक्ट फिगर नहीं बनेगा मेरे से, नॉट ए पेंटर, मैं बार बार कहता हूँ कि ये पॉइंट एम तो यही है और ये पॉइंट एन भी यही है ना, और ए बी यहाँ पे है। दिस इज द ए बी। ये जो काटा है वो ए बी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, ठीक है। तो एक तो बॉडी है, ठीक है, रिमेनिंग बॉडी है ए बी को काटने के बाद, एक तो रिमेनिंग बॉडी है ए बी को काटने के बाद, और एक क्या है सर, ए बी है, ठीक है, ए बी खुद है, एक ए बी खुद है। अब जरा देखिए, ये एम है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस ए बी पॉजिटिव चार्ज के कारण इस एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर E1 अवे। इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर E1 किधर अवे। ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये भी क्या है सर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा सर, बाहर E2 अवे। ये भी जस्ट सरफेस के पास ही है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, अवे, दैट इज E2। तो अगर मैं इस पॉइंट एम पे देखूं तो इस पॉइंट एम पे दो बॉडी से कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो इस ए बी के कारण और एक रिमेनिंग बॉडी के कारण। या इस एंड पॉइंट को देखूं तो इस एंड पॉइंट पे दो बॉडी से कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो इस ए बी के कारण और एक ये रिमेनिंग बॉडी के कारण। सो एट एम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, और ये कितना होता है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अपन ने पढ़ा है। 8n E1 अंदर की तरफ है, E2 बाहर की तरफ है। E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, 0। सो E1 इज इक्वल्स टू E2 मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं E1 या E2 निकालना चाहूँ मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ से, तो वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक चीज़ तो श्योर हो गई,
इससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस रिमेनिंग बॉडी के कारण, इस रिमेनिंग बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कितना होगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो रिमेनिंग बॉडी है उससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब समझे दया, इस रिमेनिंग बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है। अगर मैं इसका एरिया ds मान लूँ तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, dq इक्वल्स टू सिग्मा ds। तो रिमेनिंग बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, dq सिग्मा ds, सॉरी, रिमेनिंग बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है सर, dq सिग्मा ds। तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस। कि ये अपनी क्या है सर, बॉडी, ये आपने क्या ले लिया है सर, ए बी, इसके ऊपर डी क्यू कितना होगा सर, सिग्मा इंटू डी एस। डी एस क्या है सर, इसका सरफेस एरिया। ये क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है सर, रिमेनिंग बॉडी, पूरी पूरी क्या है सर, रिमेनिंग बॉडी। इस रिमेनिंग बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कारण यहाँ पे क्या लगेगा सर, फोर्स लगेगा, डी एफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, ई टू। तो ए बी पे ड्यू टू रिमेनिंग बॉडी जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा सर, डी क्यू इंटू ई टू। सो force on AB due to electric field of remaining body is dF is equals to dq into E2। dq कितना है सर, सिग्मा ds। E2 कितना है सर, E2 अभी निकाला मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dF बाई ds, फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या हो जाता है सर, प्रेशर। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड व्हाट्स सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कोई भी एक मेटल बॉडी है वो अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो सरफेस पे चार्ज है उन पे क्या लगाती है सर, फोर्स लगाती है। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। तो कोई भी मेटल बॉडी है अगर वो चार्ज्ड है तो खुद के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद के ही चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। व्हेन a metal body is charged, whole of its charges will spread on its outer surface due to mutual repulsion, ठीक है। and electric field due to this metal body will exert a force on charges on surface. This force per unit area
is called इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया उसको अपन क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बराबर। फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी अपन ने निकाला। अच्छा, एक और है, इलेक्ट्रिक प्रेशर on a charged surface due to एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाला तो बॉडी का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अभी जो अपन ले रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बॉडी के ऊपर क्या लगा रहा है सर? प्रेशर लगा रहा है। इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन ए चार्ज सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो चार्ज गिवन है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हम कह रहे हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जैसे भी आप मानना चाहें, मेरे को कोई मतलब नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना एंगल बना रहा है सर? थीटा। ठीक है, ये अपन ने क्या लिया सर? एक छोटा सा ds ले लिया, छोटा सा एरिया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? dq इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा ds। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक कौन सा होगा सर? पैरेलल। बॉडी के पैरेलल और बॉडी के परपेंडिकुलर। जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा होगा? परपेंडिकुलर। फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, that is force on small element due to external electric field। ये एक्सटर्नल है। df आपके पास हो गया dq इंटू ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, dq कितना है सर? सिग्मा इंटू ds, ई परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट इज व्हाट? df बाई ds। ये क्या हो गया आपका? सिग्मा ई परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक प्रेशर, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। This is the electric pressure या electrostatic pressure due to external electric field, that is sigma multiplied by the E perpendicular। ठीक है, दो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़े। एक तो ड्यू टू इट्स ऑन, ड्यू टू बॉडी के खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक अपन ने और पढ़ा ड्यू टू external electric field on a body, and that comes out sigma into E perpendicular। दो तीन क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक आप कह सकते हैं कि एक शेल है, स्फेरिकल शेल है। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दैट चार्ज इज व्हाट सर? Q। रेडियस कितनी है सर इसकी? r। एक शेल है, स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैपिटल R, सॉरी कैपिटल Q। अब मैंने एक कैंची ली और काट दिया, दो आइडेंटिकल हेमिस्फेरिकल सेल में काट दिया। कच 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 कच, कैंची ली, कच 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 काट दिया। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दूर जाएंगे। ठीक है, काटने से पहले नहीं जाते क्योंकि वो जुड़े हुए थे। कहाँ जाते? एक साथ ही जाते जहाँ भी जाते।
अब बीच में से काट दिया तो दो अलग अलग सेल हो गए हेमिस्फेरिकल शेल, तो ये तो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये एक दूसरे से दूर जाएं, तो मैं यहाँ पे एक चार्ज Q0 रखना चाहता हूँ। इस Q0 की वैल्यू कितनी हो कि ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएं, ये यहीं पड़े रहें। पहली बात तो ये नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज अट्रैक्ट कैसे करेगा, है ना। पहली बात तो ये क्या होगा सर, नेगेटिव होगा तभी तो क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। तो इस Q0 की वैल्यू कितनी हो ताकि ये जो दो हेमिस्फेरिकल शेल बनने वाले हैं वो एक दूसरे से दूर न जाएं। क्वेश्चन समझ में आया होगा आई थिंक। व्हाट शुड बी value of Q0 so that both hemispherical shell remains at equilibrium, ठीक है सर। ओके, सॉल्यूशन दो तरीके करेंगे अपन, दो तरीके नहीं एक ही तरीके करेंगे। जो इनको दूर ले जाएगा वो क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, या जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है सर। वो बैलेंस करना चाहिए। ये Q0 क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल जो आपका चार्ज पड़ा है उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो प्रेशर है वो भी निकाल लें। तो अगर दोनों बराबर हैं तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है सर। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर due to on charges of shell, ये आउटवर्ड होगा ना, आउटवर्ड बाहर ले जाएगा। कितना होगा, P1 बोल दूं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, हेमिस्फेरिकल है क्या, चार्ज अपॉन एरिया, पूरे पे चार्ज ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया Q स्क्वायर 16 इंटू 2 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R⁴, ठीक है सर। इतना प्रेशर लगेगा, इतना क्या लगेगा सर, प्रेशर लगेगा। गुड। दूसरा प्रेशर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पुल ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर इनवर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q0। कितना होगा बाबू, दैट इज P2। कितना होता है, चार्ज, सॉरी, चार्ज तो बाहर वाले का होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 के कारण KQ0 R²। चार्ज कितना होगा, यहाँ सिग्मा आता है ना, चार्ज होता है Q अपॉन 4πr², Q अपॉन 4πr², Q0 4πε0 R², Q0 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन R⁴। ये अलग नहीं होंगे अगर जो इनवर्ड प्रेशर है वो आउटवर्ड प्रेशर से ज़्यादा हो या बराबर हो। तो P2 कितना है, Q0 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन R⁴, Q0, ये गड़बड़ कर दिया है,
ये है आपका क्यू स्क्वायर, ये 16 है, 16, ये 32 है। अरे क्या है यार, 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर टू पावर 4। अब देखो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, आर टू पावर 4 से आर टू पावर 4 गया, एक क्यू से एक क्यू गया, 16 से 32 दो बार गया। तो क्यू नॉट क्यू बाई 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, है ना। नेगेटिव तो होना ही चाहिए, नेगेटिव ऑल्सो, तभी तो इनवर्ड लगेगा, अदरवाइज तो कैसे लगेगा। तो क्यू नॉट मैग्नीट्यूड में क्यू बाई 2 से बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। अच्छा, हम यहीं देख लेते हैं, इस शेल ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, या इस हेमिस्फेरिकल शेल ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इन प्रीवियस क्वेश्चन, calculate force applied by each hemispherical shell on each other। एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो निकाल दीजिए। अपन बात कर चुके हैं, एक ये है हेमिस्फेरिकल शेल और दूसरा ये है। तो प्रेशर पता है, प्रेशर मेरे हिसाब से ये है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन बड़ा क्यू था, कोई बात नहीं, 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर टू पावर 4, ये तो प्रेशर है। फोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एरिया जो हमेशा लेते हैं वो कौन सा लेते हैं आपको पता है, अपन ने फ्लक्स में पढ़ा है, कौन सा लेते हैं हमेशा, एरिया लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाला क्यों, आपको मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, और वो किससे आएगा सर, प्रोजेक्शन एरिया से। किससे आएगा सर, प्रोजेक्शन एरिया से। आप चाहो तो एरिया का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो फोर्स आपके पास आएगा क्यू स्क्वायर 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एक दूसरे के ऊपर लगने वाला फोर्स। हमेशा एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई। कंसेप्ट वही है जो कि अपन ने फ्लक्स में पढ़ा है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है सर, आपका कंडक्टिंग शेल है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज है सर, कितना चार्ज है सर, जितना होना चाहिए उतना ही है, क्यू चार्ज है। रेडियस कितनी है सर, आर। ठीक है सर, मैं बीच में से नहीं काट के मैंने यूं काटा, मेरी मर्जी। ये कितना है सर, एक्स। तो एक तो ये बनेगा पार्ट और एक पार्ट ये बनेगा। तो इस वाले ने इसके ऊपर या इस वाले ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, फोर्स exerted by two shells on each other ठीक है सर। अच्छा, प्रेशर पता है अपने को, वो होता है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 32, अब तो याद हो गया होगा, है ना, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर टू पावर 4। हमें केवल क्या चाहिए, इसका एरिया प्रोजेक्शन से मतलब है मुझे, ये मिल जाए। ये कितना है, एक्स, ये कितना होगा, आर, तो ये रेडियस कितनी होगी, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आपका आ गया, फोर्स कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर टू पावर 4 पाई
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। वही कंसेप्ट जो हमने फ्लक्स में देखा है। एरिया ऑफ प्रोजेक्शन 1 पाई से 1 पाई गया और तो कुछ जाएगा नहीं। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू पावर 4। इतना प्रेशर लगेगा, इतना प्रेशर लगेगा। ठीक है सर। बराबर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करता है। मेरे पास ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है, रो कितनी हो गई कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैंचिली बीच में से काटती है, कैंचिली बीच में से काट दिया। अब दो शेल है, सॉरी दो हेमिस्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है, वो एक दूसरे को अटैक एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कितने फोर्स से करेंगे? कैलकुलेट फोर्स exerted by two hemispheres on each other। अच्छा, ये जो कंडक्टिंग शेल है वो जो कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉरी वेरी सॉरी, दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये किसका बना हुआ है सर? शेल्स का। तो ऐसा ही शेल हमने क्या कर लिया सर? कंसिडर कर लिया, एक शेल कंसिडर कर लिया। रेडियस कितनी x, विड्थ कितनी dx, है ना। इस पे फोर्स कितना रहेगा? df इंटू डी क्यू इंटू ई, इनसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इनसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। डी क्यू कितना होता है? रो इंटू वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अंदर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आपने ये देखा कि मैंने जो शेल का एरिया लिया है वो पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स लिया है। दिस इज व्हाट? प्रोजेक्शन। ध्यान रखना, जब भी एरिया लेंगे, जब भी एरिया लेंगे, कैसा लेंगे सर? प्रोजेक्शन एरिया ही लेंगे। रो स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब डी एक्स। आपको एफ चाहिए, इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से r तक। कितना आ जाएगा सर? रो स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r टू पावर 4 इंटू 4। कुछ रह गया क्या? पाई रह गया। तो पाई रो स्क्वायर r टू पावर 4 12 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट्स ऑल, है ना। दैट्स ऑल। आप चेक कर लीजिएगा, ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, वहाँ पे आंसर चेक कर लीजिएगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से यही आएगा। जो की थी वो ये थी कि जो एरिया आप लेने वाले थे, आप 2 पाई एक्स स्क्वायर ना ले लें, बोले हाफ हेमिस्फेरिकल शेल है तो इसका एरिया कितना आएगा? 2 पाई एक्स स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और लास्ट में आंसर क्या आता है सर? नीचे क्या आता है? 6। वो नहीं चलेगा, है ना। आपको जब भी एरिया लेना है, आपको कौन सा लेना है सर? एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ही लेना है। ओके सर, थैंक यू।